स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल साइंस विद टेक्नोलॉजी में। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे स्पेस शटल के बारे में जो नासा द्वारा 20th सेंचुरी में बनाया गया था। तो आइए जानते हैं। तो किसी भी रॉकेट को जानने से पहले उसकी हिस्ट्री जाननी होती है कि उसको बनाया क्यों गया था। तो उसको बनाया गया था सैटर्न 5 को रिटायर करने के लिए। आपको जैसे पता है कि मून रॉकेट जिससे हम अपोलो प्रोग्राम किया था हमने, जिससे इंसानों ने चंद्रमा पर कदम रखा था, उस रॉकेट का नाम था सैटर्न 5। वो इतना बाहुबली रॉकेट था कि वो 150 टन लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जा पाता था। 150 टन बहुत ज़्यादा होता है और आज तक इससे आधी कैपेसिटी का भी रॉकेट हम नहीं बना पाए हैं। और हम चाहते थे कि कोई चीज़ और तो हम इतना बड़ा रॉकेट बना लेते थे, लेकिन अब उसका कोई यूज़ ही नहीं रहता था। इसीलिए हमने किया कि हम इसको रिटायर करते हैं और इसकी जगह एक सस्ता और टिकाऊ और यूजेबल प्रोग्राम बनाते हैं। तो इनका जो नासा है उन्होंने सोचा कि हम एक रीयूजेबल सिस्टम बनाते हैं, यानी कि जैसे जो भी फैल्कन 9 करता है वैसा ही रीयूजेबल सिस्टम कराते हैं। और ऐसा ही डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को भी चाहिए था और वो चाहते थे कि सैटर्न 5 से सस्ता हो और क्विक टर्न अराउंड टाइम हो। क्विक टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या होता है? क्विक टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कि जैसे ही आपको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मांगे तो आप उसको 1, 2, 3 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 हफ्ते में उनका सैटेलाइट लॉन्च करके दे दीजिए, वरना वो इससे ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं। तो अब इसके डिज़ाइंस के बारे में जानते हैं। तो बहुत सारे रीडिज़ाइन हुए थे। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि जो आप अपने सेकंड इमेज में देख सकते हैं वो इसका फर्स्ट प्रपोज डिज़ाइन था, लेकिन वैसा कभी बना नहीं और इसके लिए एयरफोर्स ने काफ़ी मदद करी। अब मेन तिगड़म होता है कि DOD यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस चाहता था कि उन्हें एक बहुत बड़ी जगह दी जाए जिससे वो अपने सैटेलाइट को लॉन्च कर सके। अब उन्होंने वज़न नहीं मांगा, उन्होंने जगह मांगी। तो इसीलिए जब सैटर्न 5 में जगह देखते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा उतनी रिक्वायरमेंट भेजी गई थी और नासा उसकी आधी कैपेसिटी ही रखना चाहता था। तो अब इसके चक्कर में नासा लटक गया क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने उसे कभी भी यूज़ नहीं करा और नासा उसके चक्कर में लटक गया। तब पूरे मेन पार्ट पे आते हैं ऑर्बिटर। मेन व्हीकल का जो नाम था, जो आप वाइट वाइट पोर्शन देखते हैं, मेरी जो आप मेरी 7th इमेज में देख सकते हैं, वैसा एक स्पेस शटल बनाया गया था। ये ऑर्बिटर था। यही मेन जो ऑर्बिट करके आता था और फिर सेफली सतह पर लैंड करता था। और जो आप ऑरेंज एक्सटर्नल टैंक देख रहे हैं वो वो आपके 4th इमेज में आप देख पा रहे हैं। वैसा टैंक बनाया गया था कि RS-25 इंजन, यानी कि जो आप यानी कि जो आप 7वीं इमेज में देख पा रहे हैं, 7वीं इमेज में RS-25 इंजन है, वो स्पेस शटल में लगा हुआ था। लेकिन स्पेस शटल में फ्यूल नहीं डाल सकते थे, इसीलिए उसके लिए एक्सटर्नल टैंक बनाया गया था ऑरेंज वाला। और ये जो और अब RS-25 इंजन को मेनली चलाया जाता था हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन पे। और अगर आप अपने बचपन में केमिस्ट्री में ध्यान दिए होंगे तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन उसका थ्रस्ट बिल्कुल नहीं होता है। अब आपको स्पेस में स्पीड चाहिए, लेकिन आपको अर्थ के सरफेस उठने के लिए थ्रस्ट चाहिए, तो उतना आपको हाइड्रोजन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। तो इसीलिए सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स लगाए गए दोनों के साइड में, एक्सटर्नल टैंक के साइड में। अब ये बात तो ये तिगड़म वाली है क्योंकि जनरली सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स जो है वो ICBM से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स की एक सबसे बड़ी खामी ये है कि अगर वो एक बार चालू हो जाए तो वो वापस बंद नहीं किए जा सकते, इसलिए इसको क्रू में इस्तेमाल करना सेफ़ नहीं है। इसीलिए क्रू में इस्तेमाल करना सेफ़ नहीं है, इसलिए इसको ICBM में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वही डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आया कि उनको अपने ICBMs टेस्ट करने हैं, उसके अंदर की सब कुछ टेक्निक्स टेस्ट करनी है। उसी के चक्कर में स्पेस शटल के बाजू में
सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स को लगाया गया। और ये क्या था, ये जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स थे पार्शली रीयूजेबल थे, यानी कि ये वापस नदी में आके गिर जाते थे, जो कि आप अपने फर्स्ट इमेज में देख सकते हो। और फिर नासा इसको तब केसिंग वगैरह हटा के रिफर्बिश करती थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, इसका उससे सस्ता पड़ रहा है कि सीधा सीधा फेंक दो। तो ये था। अब ये क्रू और कार्गो के मल्टीपर्पज़ था, यानी कि आप कार्गो भी ले जा सकते हो इसमें। आप अपनी थर्ड इमेज में देख पा रहे हैं कि कैसे कार्गो को ले जाया जा रहा था। और इसके जो इंजन्स है वो RS-25 इंजन्स है, जो कि आप अपनी इमेज में देख पा रहे हैं। अब थोड़े हकीकत पे आते, तो रियलिटी पे आते, ये मिस्ड गोल्स हो चुका था, यानी कि इसको जिस हिसाब से बनाया गया था ये उस हिसाब से नहीं कर पाया। ये couldn't meet up to the expectations of goal। ये अपने promised cost, goals, safety और क्विक टर्न अराउंड टाइम को नहीं कर पाया। इसमें कोई भी अबोर्ड सिस्टम नहीं था, जैसे कि आप अपने जो रिसेंटली जनवरी 2020 में देखा कि जब जो स्पेस एक्स है उन्होंने अबोर्ड टेस्ट किया था, वो इन फ्लाइट अबोर्ड टेस्ट था। वैसा इसमें नहीं था कि अगर बाय चांस, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बाय चांस अगर आपके रॉकेट में कुछ भी फेलियर हो जाए लॉन्च के वक्त, तो आप इंसानों को ज़िंदा नहीं निकाल सकते वापस से। और इसका एवरेज कॉस्ट फॉर पर लॉन्च था, इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करते तो $1.5 बिलियन था, जो कि सैटर्न 5 से ज़्यादा था, यानी कि मून रॉकेट से कम कैपेसिटी थी लेकिन ज़्यादा दाम दे रहा था। इसकी कैपेसिटी लगभग 30 टन की थी, लेकिन ये उससे ज़्यादा दाम ले रहा था। और ये ना सेफ था ना क्विक था, कुछ नहीं था ये। और कॉस्ट ओवररन कर गया। अब कॉस्ट ओवररन क्यों करते मैं आपको बताता हूँ। नासा के अंदर भी हो चुका है कि पॉलिटिक्स घुस चुकी है। स्पेस शटल के टाइम पे भी यही हुआ था, तो पॉलिटिक्स घुस चुकी है। अब कॉस्ट ओवररन क्यों हुआ, तो नासा को जाना होगा सेनेटर्स के बाद, कांग्रेस के बाद। कांग्रेस के अंदर बैठे सेनेटर्स, तब सेनेटर्स वोट देंगे नासा को कि आपने इतना बजट दो। तो सेनेटर्स मांग के हम आपको क्यों वोट दें, तो नासा ने बोला कि हम आपकी स्टेट में, हम आपकी सिटी में इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो उससे लोगों को जॉब मिलेगा। इसीलिए सेनेटर्स ने नासा को वोट दिया। अब इससे हुआ क्या कि नासा ने तो सब जगह मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी, लेकिन उनका लॉन्च स्टेशन सिर्फ कैनेडी स्पेस सेंटर में ही था। तो सब स्टेट से कलेक्ट करके उनको यहाँ पे लाना होता था, और रॉकेट पार्ट ट्रेन बस में तो आ नहीं सकते। तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा। और ये सेफ्टी भी नहीं था। और ये मतलब दो एक्सीडेंट बेयरली कर दो सॉरी इसने दो एक्सीडेंट्स करिए। और क्योंकि एक स्पेस शटल की फ्लाइट में लोग 7 एस्ट्रॉइड्स को बिठाते थे, तो 14 एस्ट्रॉइड्स ऊपर चले गए, जिसमें कल्पना चावला का भी देहांत हो गया। और अब क्विक टर्न, क्या ये क्विक था? नहीं जी, ये क्विक भी नहीं था। बेयर मिनिमम मानते थे कि 2 लॉन्चेस पर साल कर पाएंगे, और उनके टारगेट रखा गया था कि 2 लॉन्चेस पर मंथ का। तब देख सकते क्या हो चुका है। तो अब इतने लंबे टाइम तक ये मिशन चला, तो इसने कितने लॉन्चेस किया? इससे टोटल 135 लॉन्चेस किए। STS-135 एटलांटिस वो रॉकेट स्पेस शटल का नाम था। फ्लाइट था STS-1 12 अप्रैल 1981 को हुआ था, और लास्ट लॉन्च था STS-135 8 जुलाई 2011 को। और इसको लॉन्च कैसे करा जाता है? इसको लॉन्च करा जाता है कैनेडी स्पेस सेंटर पैड 1 और पैड 2 से, और वैंडनबर्ग लॉन्च सेंटर में। लेकिन जब फर्स्ट एक्सीडेंट हुआ तो आपका तो वैंडनबर्ग लॉन्च सेंटर ने मना कर दिया कि अब आप स्पेस शटल जैसे लॉन्च नहीं कर पाओगे। तब पूरा ऑर्बिट में चक्कर काटा, तब उसका क्रू को वापस से सही समय पृथ्वी पर लाना होगा ना, तो ये लैंड का करता था। ये लैंड करता था एडवर्ड एयरफोर्स बेस में और कैनेडी स्पेस सेंटर में एक रनवे बनाया हुआ था। तो अब आप अपने फर्स्ट इमेज में देख पा रहे हैं
कि टोटल 5 शटल बनाए गए थे। ये 5 शटल है और पहले और सेकंड शटल डिस्ट्रॉय हो गए थे एक्सीडेंट्स में। आप अपनी सेकंड इमेज में देख पा रहे हैं कि सॉरी, इन्होंने एक 6th शटल भी बनाया था जिसका नाम था एंटरप्राइज, जो कि सिर्फ टेस्टिंग करता, वो कभी ऑर्बिट तक गया नहीं था। तो आप अपने सेकंड इमेज में देख पा रहे हैं कि एक शटल ने, मतलब कितने शटल्स ने कितनी बार फ्लाइट ली थी। अपनी थर्ड इमेज में देख पा रहे हैं शटल रनवे पे एरोप्लेन की तरह लैंड करता था। तो इतने पे 135 लॉन्च हुए, तो इसने कुछ अचीवमेंट्स भी तो करे होंगे ना। जी हाँ, इसने हबल स्पेस टेलीस्कोप को डिप्लॉय करा था, जो अभी तक चल रहा है। इट्स मोर देन 30 इयर्स ये हबल स्पेस टेलीस्कोप चल रहा है। इसने ISS की कंस्ट्रक्शन करी थी, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कंस्ट्रक्शन में हेल्प किया था, जो कि अब तक का स्पेसमैन द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है इंसानों द्वारा। इसने क्रू रोटेशन ऑफ मिड और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मतलब क्रू को भेजता था ये दोनों स्पेस स्टेशन में, और चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी को भी इसने लॉन्च किया था। आप अपनी अपनी फर्स्ट इमेज में देख पाए जब जिसने हबल स्पेस टेलीस्कोप को डिप्लॉय किया था, और आप अपनी सेकंड इमेज में देख पा रहे हैं कि ये हबल स्पेस टेलीस्कोप को रिपेयर कर सकता था। कोई इतना देर तक थोड़ी, 30 साल तक मिशन थोड़ी चल सकता था कि आप उसको रिपेयर ना करोगे। तो स्पेस शटल उसको रिपेयर कर सकता था। तो क्या सब कुछ सही था? जी नहीं, इसके मेनली 2 डिजास्टर्स हुए, 2 एक्सीडेंट्स हुए। STS-51L चैलेंजर, जिसमें चैलेंजर शटल स्वाहा हो गया, और STS-107 कोलंबिया, जिसमें कोलंबिया शटल स्वाहा हो गया। अब देखते हुआ क्या था दोनों मिशंस में। STS-51L में हुआ बेसिकली ये था कि जब इन लोगों ने एस्ट्रोनॉट्स को बिठाया, लॉन्च पैड सब कुछ क्लियर करने लगे, तब हुआ क्या कि तापमान अचानक से गिर गया और अपर एटमॉस्फेरिक विंड्स डिस्टर्ब हो गई। तो उसके चक्कर में इन्होंने बोला कि अभी थोड़ी देर रुकते हैं फिर लॉन्च करेंगे, क्योंकि लॉन्च विंडो तो थोड़ा बड़ा था। तो तो ये लोग इतना रुके कि तो इतना ठंडी पड़ गई थी कि जो आप देखते हैं ना, जहाँ पे ऐसा भी जुड़ते हैं एक्सटर्नल टैंक पे, वहाँ पे एक सील लगाया जाता है, सील रबड़ का, जिसको बोलते हैं ओ सील। तो ओ सील क्या होता है, ठंडे टेम्परेचर में नहीं टिक पाता है। तो उसकी वो जो कड़ी थी वो कमज़ोर हो गई थी, मतलब वो अच्छे से जुड़ा हुआ नहीं था। तो अब जब ये हुआ तो नासा के एक इंजीनियर ने, मतलब एक प्रोफेसर ने, लॉन्च टीम को कांटेक्ट करके बोला कि आप लॉन्च स्क्रब कर दीजिए, दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू लॉन्च। लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई, और फिर जब लॉन्च किया गया, जब सब कुछ सेटल हो गया, जब लॉन्च किया गया, तो SRB का जो सील था वो टूट गया, और ऐसा अपने आप जाके डिस्ट्रॉय हो गया। अब ये हुआ, पूरी सब कमेटी वगैरह बैठाई गई, तो उससे पता चल गया नासा डिडंट हेयर टू इट्स सुपरवाइजिंग टीम। मतलब आपने एक टीम बनाई, आपने एक सुपरवाइजिंग की टीम बनाई, आप उसी की नहीं सुन रहे। तो ये हुआ, तो चैलेंजर हुआ, तो चैलेंजर का डिजास्टर को 32 महीने, यानी कि 1.5 साल तक के लिए स्पेस शटल कोई लॉन्चेस नहीं हुए। 1.5 साल तक स्पेस शटल कोई लॉन्चेस नहीं हुए। फिर एक और एक्सीडेंट हुआ STS-107 में, जिसपे कोलंबिया शटल स्वाहा हो गया था, जो कि था 1 फरवरी 2003 को। तब हुआ ये कि जब बेसिकली लॉन्च किया, तो इस लॉन्च को पहले ही 18 बार स्क्रब कर दिया गया था, फिर भी इसको लॉन्च किया गया। तब हुआ ये कि जब लॉन्च किया गया, तो हुआ ये कि एक्सटर्नल टैंक से एक टुकड़ा टूट के स्पेस शटल के लेफ्ट विंग पे डैमेज कर दिया। तो जब अब स्पेस पे पहुंच गए थे, तो अब हुआ ये कि वापस री एंट्री करते तो वहाँ पे छेद हो गया था। तो अब हीट शील्ड में छेद हो गया, इसका मतलब सब गर्म गैसेस अंदर आने लगी री एंट्री के दौरान। तो इसके चक्कर में क्या हुआ, जब वो री एंट्री कर रहा था, तो स्पेस शटल स्वाहा हो गया।
और ये नासा को पहले से पता था, क्योंकि जब चैलेंज हुआ था उन्हें बहुत सारे कैमरास लगा दिए थे सब फुटेज को स्टडी करने के लिए। तो लॉन्च करने के बाद जब सब इंजीनियर्स फुटेज को रिप्ले कर करके देख रहे थे, तब इंजीनियर्स को समझ में आ गया था कि कुछ तो हुआ है। तो नासा ने इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर हम बता भी देंगे तो वो क्या कर पाएंगे, तब इससे अच्छा उनको सही सलामत वापस आने दो। तो आप अपनी फर्स्ट इमेज में STS-107 क्रू देख सकते हैं, चैलेंजर क्रू था। और थर्ड इमेज में आप देख सकते हैं कि जब कोलंबिया को लॉन्च किया गया था। फोर्थ सिक्स्थ इमेज में आप देख सकते हैं कि मिड फ्लाइट क्रैश ऑफ STS-51L, यानी कि फर्स्ट मिशन क्रैश, चैलेंजर क्रैश का। तब ये सब हुआ तो अब समझ में आ गया कि अब क्या करना चाहिए था आगे। तब नासा समझ गया कि इसको रिटायर करने का समय आ चुका है। तो अब नासा एक हॉटस्पॉट वाली सिचुएशन में फंस गया था कि अब उनके पास एक स्पेस शटल ही था जो इंसानों को अंतरिक्ष में भेज सकता था। तो अब वाइट हाउस ने तब क्या करे, अब इंसानों के सेफ नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो इंसानों को तब क्या करेगा यूएस। और तब ISS की कंस्ट्रक्शन मिड में थी। तो यूएस लटक गया कि अब ISS को भी कंप्लीट करना है और इसको क्रू को लॉन्च भी नहीं कर सकते। तो वाइट हाउस ने डिसाइड किया कि आप ISS से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लो और इसको रिटायर कर दो 2010 को, और 2010 को यानी कि 2010 में आप इसको रिटायर कर दो। तो अब 8 साल रिटायरमेंट का बोला गया था, लेकिन इसको बोला गया था 7 साल, लेकिन लग गए 8 साल। और इसको 2011 में रिटायर किया गया था STS-135 एटलांटिस में। और आप अपने सेकंड इमेज में देख सकते हैं कि ये 4 मेंबर्स थे जिन्होंने लास्ट स्पेस शटल की फ्लाइट में उड़ान भरी थी। और यूनाइटेड स्टेट्स अब एक ऐसा पहला स्टेट बन गया, मतलब सॉरी ऐसा पहला नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसा स्टेट बन गया जिसके पास एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च करने की कैपेसिटी थी, लेकिन वो चली गई, लेकिन वो बर्बाद हो गई। और इसी के चक्कर में अब उन्हें रशिया के पास जाना पड़ा कि नासा कि रोसकॉस्मोस आप हमारे एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च कर दो। और अब ये सब जब समझ गया नासा भी और वाइट हाउस भी, तो वाइट हाउस ने बोला कि अब आप क्रू प्रोग्राम कमर्शियल दे दो कि प्राइवेट कंपनीज ही करेगी और आप भी बनाओ ओरायन। तो मतलब उसका स्टार्टिंग में नाम था क्रू एक्सप्लोरेशन व्हीकल। अब थर्ड इमेज पे देख सकते हैं ये ओरायन है। और नासा अब समझ गया कि कभी भी एक ऑप्शन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शटल ने सिखा दिया था कि कैसा बुरी तरीके से लटक सकते हो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आपको समझाने की कि स्पेस शटल कैसे इतना बुरा प्लान था, कैसे नासा ने बनाया, क्यों बनाया। तो अगर आपको अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। मैं कहूँगा डिसलाइक बटन 2 पर दबाइए, उससे मुझे पता चले आपको कितना ना पसंद हुआ है। मैं कहूँगा आप कमेंट लिखो, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैं कहूँगा सब्सक्राइब दबाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइएगा फ्री है तो। आपने मेरे वीडियो देखी, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।